जो कभी रोशनी था आज वो सवालों से घिरा है। इतिहास जिसका सोना था आज क्यों धुंधला सा दिखा है। बंगाल की मिट्टी अब भी उतनी मजबूत है दोस्तों, बस वक्त का आईना पूछ रहा है कि क्या बाकी है और क्या बदला है। एक वक्त था जब बंगाल को इंडिया का इंटेलेक्चुअल और इंडस्ट्रियल हब कहा जाता था, और आज कई लोग कहते हैं कि बंगाल पीछे चला गया है। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव? और आज जब बंगाल में बीजेपी का राइज देखने को मिल रहा है तो सवाल और भी बड़ा हो जाता है दोस्तों कि क्या बंगाल में पॉलिटिकल शिफ्ट आने वाला है, या यहाँ भी दिल्ली जैसा मॉडल देखने को मिलेगा, या फिर बंगाल अपनी अलग पहचान के साथ आगे बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल फिल्मी आनंद पर। आज हम बात करने वाले हैं एक पॉलिटिकल वीडियो नहीं कहूँगा, ये हिस्ट्री, रियलिटी और फ्यूचर का एक ब्रेकडाउन का बिल्कुल बैलेंस और न्यूट्रलाइज नज़रिए से आज हम बात करेंगे कि बंगाल के राइज और फॉल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि बंगाल से सबसे पहले कि दुनिया का सबसे बड़ा अमीर रीजन हुआ करता था। 10 से 18वीं शताब्दी के बीच बंगाल एक ग्लोबल ट्रेड हब था। ट्रेड, सिल्क, हैंडीक्राफ्ट और ढाकन की मुस्लिन और मुर्शिदाबाद का सिल्क कपड़ा इतना फाइन कहा जाता था कि पूरा थान एक ही अंगूठे से निकल जाए। अगर हिस्टोरियंस के मुताबिक अगर बात करते हैं तो उस वक्त बंगाल का जीडीपी में सिग्निफिकेंट शेयर था। एजुकेशन और रिफॉर्म्स में भी बंगाल का सबसे बड़ा सहयोग था। और बात करते हैं राजा राम मोहन के बारे में। बात करें तो सती प्रथा इन्होंने खत्म की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं तो विडो रीमैरिज लेके आए। जगदीश चंद्र बोस की बात करें जो विज्ञान लेके आए, और सत्येंद्रनाथ बोस जो फिजिक्स लेके आए। ये सिर्फ अचीवमेंट नहीं थे, ये एक इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम था। इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर बात करते हैं तो कोलकाता एक मेजर पोर्ट सिटी था। 1947 के बाद बंगाल का इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन बहुत हाई था, जहाँ टाटा, बाटा, आईटीसी, हिंदुस्तान मोटर्स यहाँ से सभी ऑपरेट करते थे। सीधी भाषा में अगर बात करें तो बंगाल एक टाइम पर इंडिया का ग्रोथ इंजन माना जाता था। अब बात करते हैं इसकी टर्निंग पॉइंट की, तो क्या क्या तरीका था कि जिससे बंगाल का जो इतिहास है वो बदला। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड क्राइसिस की, दूसरी बात करते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, तीसरी बात करते हैं रिफ्यूजियों का जो प्रेशर। तो 1967 के बाद पॉलिटिकल इसमें चेंज आता है बंगाल में, जो धीरे धीरे सिस्टम अनस्टेबल होने लगता है। 1977 में लेफ्ट फ्रंट पावर आया। सपोर्टर्स कहते हैं कि लैंड रिफॉर्म हुए, रूरल एम्पावरमेंट बढ़ा, लेकिन जो क्रिटिक्स है उनका कहना था कि एक्सेसिव स्ट्राइक्स बढ़े, बंद बढ़े, इंडस्ट्रियल स्लो डाउन हुआ, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी, भुखमरी आई। 1980 और 90 के बीच में जब इंडिया आईटी रेवोल्यूशन प्रिपेयर कर रहा था तो रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल इस रेस में पीछे हुआ। वहाँ के पढ़े लिखे युवा वहाँ से माइग्रेट होना शुरू हुए, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई की तरफ उन्होंने रुख किया। जॉब्स बंगाल में कम हुए, इंडस्ट्रीज बंगाल से शिफ्ट हुई, यूथ का माइग्रेशन हुआ जो बंगाल को धीरे धीरे नीचे लाने लगा। यहीं पर अब आते हैं ममता बनर्जी। इनका राइज और टर्निंग पॉइंट की हम बात करते हैं तो बंगाल में एक नई महिला लीडर आई जो सिंपल वाइट साड़ी और हवाई चप्पल में, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के साथ, ममता बनर्जी, उन्होंने परिवर्तन का स्लोगन दिया। लोगों को लगा कि सबसे बड़ा अब सब बदल जाएगा, लेकिन उनका स्ट्रगल सच में रियल था। स्ट्रीट प्रोटेस्ट किए उन्होंने, ग्रास रूट से कनेक्ट हुई और किसानों के जो मुद्दे हैं उनको सरकार के सामने लेके आया। वहीं पर अगर बात करते हैं सिंगूर केस की, तो सिंगूर केस बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। यहाँ पर रतन टाटा जी को नैनो प्रोजेक्ट लगाने वाले थे, लेकिन लैंड एक्विजिशन पर प्रोटेस्ट हुए और फाइनली बंगाल से जो रतन टाटा जी ने अपना प्रोजेक्ट है बंगाल से वहाँ से शिफ्ट किया और उस प्रोजेक्ट को गुजरात लेके गए। वहाँ पर उन लोग गुजरात में नरेंद्र मोदी ने उसको एक्सेप्ट किया और वहाँ जो नैनो प्रोजेक्ट है वहाँ सफल हुआ। अब बात करते हैं कि क्या इंडस्ट्रियल ये लॉस था या किसानों के हक की जीत हुई। तो ये जो मुद्दा है ये सच में एक डिबेट का मुद्दा रहा है। सन 2011 की बात करें तो 11 में ममता बनर्जी जो है वो बंगाल की सीएम बन गई। पॉजिटिव उनके जो सपोर्टर्स थे, वो जो सपोर्टर्स कहते हैं कि उनके जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो था कन्याश्री, गर्ल्स एजुकेशन, जहाँ बालिकाएं जो हैं बंगाल की जो पढ़ाई में पीछे रह रही थी वो उनका जो रेट जो कम था वो बढ़ने लगा। कन्याएं जो हैं वहाँ पे पढ़ने लगीं, महिलाएं आगे बढ़ने लगीं। वहीं पर उन्होंने लक्ष्मी भंडार योजना लेके आई, जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था उनकी एजुकेशन, उनकी शादी में। गरीब किसानों को डायरेक्ट उनको बेनिफिट्स मिलने लगे उनके खातों में, जिस मॉडल को आज भी जो करंट सरकार है जो अपना बता रही है उनको यूज़ कर रही है, वो मॉडल लेके आई ममता बनर्जी। ग्राउंड पर काफ़ी लोगों ने इसको देखा जाए तो काफ़ी बेनिफिट फील किया है। वहीं पर अलग अलग लोग कहते हैं कि रिक्रूटमेंट स्कैम एलिगेशन हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का कंसर्न बहुत हुआ, पॉलिटिकल क्लैशेस भी बहुत आए। और रिसेंट टाइम में एक इंसिडेंट ने देश को सच में बड़ा झटका दिया था, जो था आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस, जहाँ एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुए जो क्राइम हुआ था, नेशनल डिबेट का बहुत बड़ा इशू बन गया था और इसने सेफ्टी और गवर्नेंस पर सच में सवाल खड़े किए गए थे।
और ये मुद्दा अकेला एक ऐसा मुद्दा नहीं था, यहाँ पर सरकार ने कोई भी स्टेप नहीं उठाया। एक महिला डॉक्टर जो 38 घंटे से लगातार काम कर रही थी, थक के वहाँ सो गई थी, वहाँ के जो स्टाफ थे, जो उन्होंने उसके साथ बदसलूकी की, उसका मर्डर हुआ और सबूत मिटाने के लिए जो उन्होंने उस पे रातों रात कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। तो ये सब जब सवाल ममता बनर्जी से पूछे गए तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को रात में नहीं निकलना चाहिए। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल था कि आज भी जब बाबा साहब ने महिलाओं को सबसे बड़ा एक स्पेस दिया है, इक्वलिटी का स्पेस दिया है, उसके बाद भी जब ये बात आती है, ये बयान आते हैं एक सीएम के, जो कि खुद एक महिला हैं, जिन्होंने खुद ही बहुत बड़ा स्ट्रगल किया, तो क्या ये सही है? इस बात को लेके जितने भी डॉक्टर्स थे सभी लोग प्रोटेस्ट पर उतरे। लेकिन बात वहीं पे नहीं उल्टी, कुछ समय बाद ममता बनर्जी खुद ही इसके सहयोग में सड़क पर उतर आई और अपनी ही सरकार से न्याय मांगने लगी। तो बात समझ में ही नहीं आई, ये चीज़ लोगों को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हंसें कि क्या उनके साथ दें। ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज़ हुई है। तो आगे बढ़ते हैं कि आज बंगाल एक मिक्स पिक्चर है, एक साइड वाली वेलफेयर स्कीम है, सोशल सपोर्ट है, वहीं दूसरी बात करें कि एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ रहे हैं, इंडस्ट्री स्लो डाउन हुई है, यूथ का बड़ा हिस्सा दूसरी सिटीज़ में माइग्रेट हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी के राइज और फ्यूचर के बारे में। तो अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बंगाल में बीजेपी का राइज, इसका मतलब क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग अपोजिशन या बेटर अकाउंटेबिलिटी या पॉलिटिकल टेंशन और बढ़ेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बंगाल में भी दिल्ली जैसा पॉलिटिकल मॉडल आ सकता है या बंगाल अपनी अलग आइडेंटिटी मेंटेन करेगा। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहेगी कि बदलाव बहुत सच में ज़रूरी है, पर बीजेपी जो वहाँ पर अपनी सत्ता लेके आई है, लोगों ने बीजेपी को जिताया है, मैं सिर्फ लोगों से ये सवाल करना चाहूँगा कि दिल्ली का जो आज ये हाल है, पूरे देश का ये जो हाल है, क्या वो उम्मीद कर सकती हैं इस सरकार से कि ये सरकार बंगाल में एक सोशल रिफ़ॉर्म लेके आएगी, इंडस्ट्रियल रिफ़ॉर्म लेके आएगी, देश की ग्रोथ में बड़ा हिस्सा लेके आएगी? क्या बंगाल को जो पुराने जो रॉयल अपने उस पे था, लेवल पे था, क्या बीजेपी उसको लेके जाएगी या फिर वो उसको हमेशा की तरह ख़त्म कर देगी? सो दोस्तों, आपसे एक सवाल, क्या बीजेपी का बंगाल में राइज़ सही है या क्या गवर्नमेंट चेंज से डेवलपमेंट फास्ट होगा? क्या बंगाल फिर से अपने गोल्डन एरा में आ सकता है? क्या बंगाल का फ्यूचर बेटर होगा या और गिर सकता है? कमेंट में अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ ज़रूर बताएं। अंत में हमेशा की तरह एक शायरी, सवालों से घिरा है आज का दौर ए सियासत, हर जवाब में छुपी है एक नई हकीकत, फैसला और अब जनता के हाथों में है दोस्तों, बंगाल का कल लिखेगा उसका अपना हौसला और किस्मत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।